हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं बीपी सर सरस्वती क्लासेज में आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं। और आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो रुधिर से है। तो इसके पहले दोस्तों दो टॉपिक हमने बना चुका है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में ना दोस्तों हमने रुधिर का कुछ विशेषता बताया था और उसके बाद प्लाज्मा के बारे में बताए थे। पार्ट 2 जो था दोस्तों उसके अंतर्गत रुधिर कणिका का मात्र केवल एक पार्ट जिसको आरबीसी कहते हैं यानी लाल रुधिर कणिका कहते हैं उसको बताए थे। और आज का दोस्तों जो टॉपिक है वह रुधिर कणिका के अंतर्गत जो डब्ल्यूबीसी जो होता है यानी श्वेत रुधिर कणिका और जो प्लेटलेट्स होता है उसको दोस्तों इस टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा डब्ल्यूबीसी यानी इसको व्हाइट ब्लड कॉर्पस जिसको श्वेत रुधिर कणिका कहते हैं। और डब्ल्यूबीसी का दोस्तों एक दूसरा नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट। यानी डब्ल्यूबीसी को दोस्तों क्या कर सकते हैं, ल्यूकोसाइट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ हम चलते हैं। अगर जो डब्ल्यूबीसी की दोस्तों अगर संख्या को जो पूछे तो हमारे रुधिर के प्रति घन मिलीमीटर आयतन में और डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है वह 6000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर आयतन में होती है। यानी जो डब्ल्यूबीसी की जो संख्या है वह प्रति घन मिलीमीटर रुधिर में ना कितनी होती है, 6000 से 8000। उसके बाद दोस्तों एक विशेष कंडीशन आता है जिसको कहते हैं ल्यूकोपीनिया। कोई कहे कि ल्यूकोपीनिया किसको कहते हैं, तो जब डब्ल्यूबीसी की संख्या यानी श्वेत रुधिर कणिका की जब संख्या आवश्यकता से कम हो जाती है उसी को क्या कहते हैं, ल्यूकोपीनिया कहते हैं। यानी ल्यूकोपीनिया एक कंडीशन है और इस कंडीशन को कब कहेंगे कि ल्यूकोपीनिया, जब डब्ल्यूबीसी की मात्रा दोस्तों आवश्यकता से कम हो जाती है उसी को क्या कहते हैं, ल्यूकोपीनिया कहते हैं। तो ये डब्ल्यूबीसी है और इसको 60 खाल में ना दोस्तों तीर हम नीचे इसका नोक कर रहे हैं। इसके मतलब डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या हो रही है, घट रही है। और जब डब्ल्यूबीसी की संख्या आवश्यकता से अधिक जब कम हो जाएगी तो उसको क्या कहेंगे, ल्यूकोपीनिया। एक दूसरा दोस्तों जो कंडीशन जो आता है उसको कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। जो ल्यूकोसाइटोसिस जो होता है दोस्तों वो ल्यूकोपीनिया के जस्ट उल्टा होता है। यानी ल्यूकोसाइटोसिस हम कब कहेंगे, जब डब्ल्यूबीसी की संख्या आवश्यकता से अधिक जब हो जाती है तो उसी को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। यानी ल्यूकोसाइटोसिस क्रिया में डब्ल्यूबीसी की जो संख्या वो दोस्तों क्या हो रही है, आवश्यकता से अधिक हो रही है। आवश्यकता से क्या हो जा रही है, अधिक हो जा रही है। तीर ऊपर, तीर का नोक कहाँ है, ऊपर की तरफ है। यानी डब्ल्यूबीसी की संख्या आवश्यकता से अधिक हो जा रही है। 60 खाल में दोस्तों लिख रहे हैं। उसके बाद होता है कणिका पारण। कणिका पारण किसको कहते हैं, जब रुधिर केशिका के आर पार डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रुधिर कणिका को आने जाने की प्रक्रिया को ही दोस्तों क्या कहते हैं, कणिका पारण। यानी दोस्तों जो हमारी रुधिर वाहिनियां होती है वो सबसे अंतिम सिरा, जो रुधिर वाहिनियां का जो बंटवारा होता है तो सबसे अंतिम सिरा को दोस्तों कहते हैं रुधिर केशिका। तो यही जो रुधिर केशिका के दोस्तों आर पार आने जाने की क्रिया को दोस्तों क्या कहते हैं, कणिका पारण। और कौन आर पार आता जाता है, डब्ल्यूबीसी। यानी रुधिर केशिका के अंदर तथा बाहर डब्ल्यूबीसी के आने जाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, कणिका पारण कहते हैं। उसके बाद हमने ये बताया था कि जब हम रुधिर कणिका जब पढ़ रहे थे तो यानी आरबीसी के अंतर्गत हमने ये बताया था कि जो हमारा लाल रुधिर कणिका जो होता है उसके अंदर दोस्तों केंद्रक नहीं पाया जाता था, केवल दो को छोड़ करके, एक लामा था और एक क्या था, ऊंट था। इन दोनों को छोड़ करके जो आरबीसी होती थी उसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता था। लेकिन जो डब्ल्यूबीसी जो होता है उसमें दोस्तों केंद्रक पाया जाता है। उसमें क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों जानने की जरूरत है डब्ल्यूबीसी के अंतर्गत, तो यहाँ पे ना होता है भक्षक और क्रिया, जिसको इंग्लिश में फैगोसाइटोसिस कहते हैं और हिंदी इसका क्या है, फैगोसाइटोसिस का भक्षक और क्रिया। दोस्तों ये भक्षक और क्रिया हमारे डब्ल्यूबीसी के अंतर्गत दो आते हैं, दो रुधिर कणिकाएं आती हैं, ठीक ना, वही करती हैं। एक को दोस्तों कहते हैं न्यूट्रोफिल, ये को क्या कहते हैं, न्यूट्रोफिल,
और दूसरे को कहते हैं मोनोसाइट। मोनोसाइट। कंपटीशन में दोस्तों ये क्वेश्चन एकदम बिल्कुल दे सकता है कि निम्न में से कौन सा रुधिर कणिका है जो भक्षक और क्रिया करती है। तो यहाँ पे दो याद किए रहिएगा, एक न्यूट्रोफिल और दूसरा मोनोसाइट। अब आते हैं कि भक्षक और क्रिया किसको कहते हैं। तो आप लोग अजगर को देखे होंगे, पाइथन को आप लोग देखे होंगे, तो वो किसी भी चीज को घोटने का काम करता है और जब वो उसके अंदर जब वो चला जाता है, कोई जंतु हुआ चाहे कोई वस्तु, तो कोई जीव जब किसी जीव को जब अजगर जब घोटता है तो उसके अंदर जाकर के वो मर जाता है। उसी तरह से ना भक्षक और क्रिया दोस्तों किसको कहते हैं, ये जो न्यूट्रोफिल होता है और जो मोनोसाइट जो होता है, यह जब हमारे शरीर के अंदर रोग उत्पन्न करने वाले जब जीव जब प्रवेश करते हैं तो ये न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट ये निकल जाता है अपने अंदर, और अपने अंदर निकल करके उसको क्या करता है, मार देता है। और यहाँ तक देखा गया है न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट रोग उत्पन्न करने वाले जो रोगाणु हैं उनको तो निगल करके यानी भक्षक और क्रिया करके मारता ही है। जो विष उत्पन्न जो होती है यानी जो विष पदार्थ जो होता है उसको भी ये क्या करता है, भक्षक और क्रिया कर लेता है, यानी अपने अंदर समाहित कर लेता है। तो भक्षक और क्रिया कौन कर रहा है, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट। तो यहाँ पे दोस्तों हम रिवीजन कर लें। WBC की संख्या में देखा जाए प्रति घन मिलीमीटर आयतन में ना कितनी होती है, तो कितनी होती है 6000 से 8000। ल्यूकोपिनिया किसको कहते हैं, तो WBC की जब मात्रा जब आवश्यकता से जब कम हो जाती है उस कंडीशन को क्या कहते हैं, ल्यूकोपिनिया। ल्यूकोसाइटोसिस किसको कहते हैं, जब WBC की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस। कणिका पारण जिसको इंग्लिश में दोस्तों कहते हैं डायपेडेसिस, यानी कणिका पारण किसको कहते हैं, तो रुधिर केशिका के आर पार WBC को आने जाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, कणिका पारण। और कोई पूछे कि जो WBC जो होता है ल्यूकोसाइट जो होता है उसमें केंद्रक पाया जाता है, तो दोस्तों जो WBC या ल्यूकोसाइट जो होता है उसमें केंद्रक पाया जाता है। भक्षक और क्रिया के दोस्तों पूछे कि कौन सी रुधिर कणिकाएं भक्षक और क्रिया या फाइगोसाइटोसिस करती है, तो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट। ये भक्षक और क्रिया क्या होता है, तो किसी भी चीज को दोस्तों जो रोग उत्पन्न करने वाले जो जीव होते हैं जिसको रोगाणु कहते हैं उसको दोस्तों ये दोनों जो रुधिर कणिकाएं होती है वह निगल जाती हैं और निगल करके और क्या करती हैं, मार देती हैं, यानी जस्ट लाइक अजगर का काम। अच्छा राक्षस क्या करते हैं, आदमियों को जो संत महात्मा थे उनको निगल जाते थे, जस्ट एकदम वही भक्षक और क्रिया दोस्तों न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट यानी ये भी क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करने वाले जीवों को निगल जाते हैं। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों जो WBC जिसको हम ल्यूकोसाइट कहते हैं या श्वेत रुधिर कणिका कहते हैं, इसको दोस्तों दो वर्गों में बांटा गया है। एक को कणिकामय WBC कहते हैं और कणिकामय WBC का दोस्तों जो इंग्लिश होता है उसको ग्रेनुलोसाइट कहते हैं, यानी ग्रेनुलोसाइट WBC। और एक को कहते हैं कणिका विहीन WBC और कणिका विहीन WBC को दोस्तों कहते हैं एक ग्रेनुलोसाइट। अब ग्रेनुलोसाइट यानी कणिका में और कणिका विहीन दोस्तों कहते किसे हैं, तो सपोज मान लीजिए अगर कोई WBC है तो WBC में दोस्तों केंद्रक तो पाया ही जाता है, मान लीजिए केंद्रक है, तो इसके अंदर दोस्तों कणिकाएं अगर तो पाई जाएगी तो उसको कणिका में WBC कहेंगे। और अगर सपोर्टेड मान लीजिए कि अगर ये WBC है और ये तो केंद्रक है, इसमें कणिकाएं नहीं पाई जा रही हैं, इसको क्या कहेंगे, कणिका विहीन WBC कहेंगे। तो यहाँ आप लोग देखेंगे कणिका में WBC में ना कौन कौन है, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और उसके बाद बेसोफिल। अब इस ये तीन दोस्तों हैं और इसका शार्ट भाग न्यूट्रोफिल से ना दोस्तों हम क्या कह सकते हैं, न्यूट्रोफिल से ना न्यूट्रोफिल से यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिख रहे हैं न्यूट्रोफिल से इयन, इयोसिनोफिल से ना ई और बेसोफिल से ना दोस्तों का बी। यानी कणिका में WBC को दोस्तों शार्ट फॉर्म आप लोग याद किए रहिएगा, नेम यानी से न्यूट्रोफिल, ई से ना इयोसिनोफिल और उसके बाद बी से ना दोस्तों बेसोफिल। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि न्यूट्रोफिल WBC का कितना प्रतिशत दोस्तों भाग है, तो 60 से 65% जो दोस्तों जो कणिकाएं अच्छा WBC का जो भाग होता है वो किसका होता है, न्यूट्रोफिल WBC का होता है। उसके बाद इयोसिनोफिल की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है, तो 2 से 4%। उसके बाद बेसोफिल की दोस्तों कितनी होती है,
तो 0.5 से 1% होती है। अब यहाँ पे देखा जाए WBC में ना, तो आप लोग देख रहे हैं कि न्यूट्रोफिल की संख्या दोस्तों इसमें पूरा एकदम देख लीजिए कितना 60 से 65%, यानी न्यूट्रोफिल WBC में सबसे अधिक दोस्तों पाए जाते हैं। सबसे कम की अगर जो बात किया जाए पूरा एकदम देख लीजिए तो सबसे कम कौन है? बेसोफिल, क्योंकि कितना प्रतिशत पाया जा रहा है? 0.5 से 1% पाया जा रहा है। तो यहाँ पे ना दोस्तों आप लोग ये जानिए कि न्यूट्रोफिल की दोस्तों WBC की जो संख्या होती है, न्यूट्रोफिल WBC की संख्या सबसे अधिक होती है, सबसे कम किसकी होती है? बेसोफिल की होती है। अब दोस्तों आते हैं कलिका विहीन WBC के अंतर्गत, तो इसमें दोस्तों दो पाया जाता है, एक को लिम्फोसाइट कहते हैं और दूसरे का कहते हैं मोनोसाइट कहते हैं। लिम्फोसाइट के अगर दोस्तों WBC में प्रतिशत मात्रा में देखा जाए तो कितने प्रतिशत दोस्तों WBC का भाग बनाता है? लिम्फोसाइट 20 से 25%। और मोनोसाइट की दोस्तों को जब बात किया जाए ये कितना प्रतिशत बनाता है? 2 से 10%। तो ये दोस्तों कलिका विहीन WBC के अंतर्गत क्या है? लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट का मतलब क्या? यल। मोनोसाइट का मतलब क्या? यम। यानी यल से लैला, यम से मजनू। आप लोग याद किए रहिएगा ये किसके अंतर्गत आ रहे हैं? कलिका विहीन WBC के अंतर्गत आ रहे हैं। यल, यम, लैला और मजनू कलिका विहीन WBC के अंतर्गत। अब उसके बाद दोस्तों एक कलिका में WBC का हम थोड़ा बहुत विस्तार करते चले तो पहला दोस्तों क्या है? न्यूट्रोफिल है। तो पहला जो न्यूट्रोफिल है इसकी संख्या दोस्तों जो होती है वह 4000 से 5000 प्रति घन मिलीमीटर आयतन में होती है। यानी कोई पूछे कि प्रति घन मिलीमीटर रुधिर में न्यूट्रोफिल की संख्या कितनी होती है, तो 4000 से 5000। उसके बाद एक टर्म में आता है केंद्रक की अगर जब बात किया जाए, न्यूट्रोफिल के केंद्रक की बात अगर जब किया जाए तो जो इसके केंद्रक होते हैं वह अनेक पिंडों में बटे होते हैं। न्यूट्रोफिल के दोस्तों केंद्रक क्या होते हैं? न्यूट्रोफिल के केंद्रक के अनेक क्या होते हैं? पिंड होते हैं, अनेक पिंड। यदि न्यूट्रोफिल का जो केंद्रक होता है वह अनेक पिंडों में क्या होता है? विभाजित होता है, चाहे बटा होता है। अब अनेक पिंड किसको कहते हैं? सपोर्टेड, मान लीजिए कि न्यूट्रोफिल की कोशिका है, इसके अंदर जो केंद्रक जो होंगे वो अनेक पिंडों में ऐसे देखिए जो भार जो है इसी को अनेक पिंड कह रहे हैं। तो न्यूट्रोफिल के जो केंद्रक होते हैं वह अनेक पिंडों में दोस्तों बटे होते हैं, अच्छा विभाजित होते हैं। इसीलिए न्यूट्रोफिल का एक अलग नाम दिया जाता है और इसको कहते हैं पॉलीमार्फोन्यूक्लियर रुधिर। यानी न्यूट्रोफिल को दोस्तों एक अलग नाम क्या है? पॉलीमार्फोन्यूक्लियर रुधिर। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये भी पूछ सकता है, देखिए कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यूट्रोफिल को क्या कहते हैं? तो पॉलीमार्फोन्यूक्लियर रुधिर। अच्छा ऐसे भी पूछ सकता है कि पॉलीमार्फोन्यूक्लियर रुधिर और किसको कहते हैं? तो किसको हाँ दोस्तों, तो न्यूट्रोफिल को क्या कहते हैं? पॉलीमार्फोन्यूक्लियर रुधिर। ये दोनों दोस्तों एक ही हैं। यानी न्यूट्रोफिल किसको कहते हैं? तो पॉलीमार्फोन्यूक्लियर रुधिर। अच्छा पॉलीमार्फोन्यूक्लियर रुधिर और किसको कहते हैं? तो न्यूट्रोफिल को कहते हैं। एकदम कंपटीशन में दोस्तों एकदम पूछ सकता है, तो आप लोग इसको ध्यान दिए रहिएगा। उसके बाद क्या है कि न्यूट्रोफिल का दोस्तों कार्य देता है। तो न्यूट्रोफिल का हमने कार्य में क्या बताया था कि भक्षक और क्रिया करना। न्यूट्रोफिल दोस्तों क्या करता है? भक्षक और क्रिया। और भक्षक और क्रिया किसको कहते हैं? तो हमने बताया है कि जब हमारे शरीर के अंदर रोग उत्पन्न करने वाले जो रोगार होते हैं, अच्छा जो जीव होते हैं, उसको दोस्तों ये सीधे न्यूट्रोफिल क्या करता है? निगल जाता है। जिस तरह से ना अजगर सांप किसी जीव को निगल जाते हैं, जिस तरह से ना जो राक्षस जो होते थे वो आदमी को निगल जाते थे, उसी तरह से ये रोग उत्पन्न करने वाले जो जीव होते हैं उसको न्यूट्रोफिल दोस्तों क्या करता है? निगल जाता है। और इसी क्रिया को दोस्तों क्या करते हैं? भक्षक और क्रिया करते हैं। और भक्षक और क्रिया का दोस्तों
इंग्लिश क्या होता है? तो फैगोसाइटोसिस। तो न्यूट्रोफिल प्रति घन मिलीमीटर आयतन में ना दोस्तों, अगर जब प्रति घन मिलीमीटर रुधिर के अगर जब बात किया जाए तो न्यूट्रोफिल की संख्या कितनी होगी? 4000 से 5000। केंद्रक की अगर जब बात किया जाए तो केंद्रक दोस्तों अनेक पिंडों में बटा होता है। न्यूट्रोफिल के जो केंद्रक होते हैं वह अनेक पिंडों में बटे होते हैं, इसीलिए दोस्तों न्यूट्रोफिल को क्या कहा जाता है? पॉलीमार्फोन्यूक्लियर रुधिर कहा जाता है, क्योंकि न्यूट्रोफिल के जो केंद्रक होते हैं अनेक पिंडों में बटे होते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पॉलीमार्फोन्यूक्लियर रुधिर। उसके बाद कार्य न्यूट्रोफिल का देखा जाएगा तो कार्य इसका क्या होता है? भक्षक और क्रिया, जिसको फैगोसाइटोसिस कहते हैं। तो इसका फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं इयोसिनोफिल पे। दूसरा दोस्तों डब्ल्यूबीसी के अंतर्गत जो कारिका में जो डब्ल्यूबीसी जो है वो दूसरा क्या है? इयोसिनोफिल है। इयोसिनोफिल दोस्तों अगर जब बात किया जाए तो यह प्रति घन मिलीमीटर रुधिर में ना इसकी जो संख्या होती है वह 70 से 300 होती है, यानी इसकी संख्या कितनी होती है? 70 से 300 प्रति घन मिलीमीटर आयतन में। तो इयोसिनोफिल दोस्तों, इयोसिनोफिल की प्रति घन मिलीमीटर रुधिर में ना संख्या कितनी होती है? 70 से 300। उसके बाद इयोसिनोफिल के अंतर्गत एक विशेष टर्म आता है जिसको कहते हैं इयोसिनोफिलिया। क्या कहते हैं? इयोसिनोफिलिया। ये भी दोस्तों कंपटीशन में पूछ सकता है कि इयोसिनोफिलिया किसको कहते हैं। तो हमारे रुधिर के अंदर जब इयोसिनोफिल की मात्रा जब आवश्यकता से अधिक हो जाती है उसी को दोस्तों क्या कहते हैं? इयोसिनोफिलिया कहते हैं। यानी इसमें इयोसिनोफिल की मात्रा दोस्तों रुधिर यानी तीर का नोक ऊपर है यानी बढ़ रहा है, और इयोसिनोफिलिया यानी इयोसिनोफिल यानी इयोसिनोफिलिया किसको कहते हैं? जब हमारे रुधिर के अंदर इयोसिनोफिल की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, उसी को क्या कहते हैं? इयोसिनोफिलिया कहते हैं। कार्य के बारे में अगर जो बात किया जाए कि इयोसिनोफिल हमारे रुधिर के अंदर रह करके कौन सा कार्य करता है, तो इसका पहला जो कार्य होता है वो प्रतिरक्षा प्रदान करना। क्या करता है? प्रतिरक्षा प्रदान करता है हमारे शरीर के अंदर। दूसरा होता है एलर्जी में ना दोस्तों ये मुख्य भूमिका निभाता है, एलर्जी। और जो नेक्स्ट जो होता है वह होता है अति संवेदनशीलता, यानी ये हमारे शरीर को अति संवेदनशीलता भी प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? अति संवेदनशीलता प्रदान करता है, चाहे भाग लेता है। अति संवेदनशीलता अति संवेदनशीलता दोस्तों प्रदान करता है। इसका कार्य क्या होगा? तो इयोसिनोफिल का कार्य प्रतिरक्षा प्रदान करना, एलर्जी में ना दोस्तों हिस्सेदारी चाहे भाग लेना, उसके बाद अति संवेदनशीलता प्रदान करना। उसके बाद केंद्रक जो दोस्तों जो होता है इयोसिनोफिल के, तो इसके दो पिंड पाए जाते हैं। इसके कितने पिंड होते हैं? दो पिंड। अब दो पिंड का मतलब क्या चीज हुआ? सपोर्टेड मान लीजिए कि ये इयोसिनोफिल है तो इसके जो केंद्रक होंगे उसके दो लोब या दो पिंड उसको पाए जाते हैं, इसी को क्या कहते हैं? देख लीजिए, एक और दो, इसी को पिंड कहते हैं, यानी दो पिंड पाया जा रहा है। तो इयोसिनोफिल को दोस्तों दोहरा लें। अगर प्रति घन मिलीमीटर रुधिर में ना दोस्तों इयोसिनोफिल की संख्या वही देखी जाए तो कितना है? 70 से 300। इयोसिनोफिलिया दोस्तों एक कंडीशन होता है, किसको कहते हैं? जब हमारे रुधिर के अंदर इयोसिनोफिल की मात्रा बढ़ जाती है उसी को क्या कहते हैं? इयोसिनोफिलिया कहते हैं। यानी हमारे रुधिर के अंदर जब इयोसिनोफिल की मात्रा बढ़ जाती है उसी को क्या कहते हैं? इयोसिनोफिलिया कहते हैं। तो एक तीर का दोस्तों इस हार्ट भाग में ना ऊपर नोक है, इसका मतलब बढ़ रही है। किसकी मात्रा? इयोसिनोफिल की। कार्य पूछा जाए तो हमारे रुधिर के अंदर रह करके या हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, एलर्जी में ना दोस्तों हिस्सेदारी करते हैं, भाग लेते हैं। उसके बाद अति संवेदनशीलता भी प्रदान करते हैं। केंद्रक की बात किया जाए तो इसके केंद्रक जो होते हैं, इसके केंद्रक कितने पिंड होते हैं? दो पिंड होते हैं। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बेसोफिल पे चलते हैं। जो कारिका में डब्ल्यूबीसी के अंतर्गत जो दोस्तों जो लास्ट है उसको कहते हैं बेसोफिल। बेसोफिल केवल प्रति घन मिलीमीटर रुधिर का संख्या देखा जाए
तो इसका होता है 35 से 150 प्रति घन मिलीमीटर आयतन में। उसके बाद केंद्रक जो दोस्तों देखा जाए तो इसके जो बेसोफिल के जो केंद्रक होते हैं वह यस के आकार के होते हैं, यस के आकार। बेसोफिल कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ का निर्माण करता है। बेसोफिल कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ का निर्माण करता है और किसी किसी किताब में ना ये लिखा जाता है कि इसके बेसोफिल के अंदर वो पदार्थ पाए जाते हैं। यानी किसी किसी किताब में निर्माण लिखता है और किसी किसी किताब में नहीं लिखता है उसके अंदर पाया जाता है। तो कहते हैं निर्माण आप कहिए और नहीं तो बेसोफिल के अंदर पाया जाता है। तो जो पाया जाता है वह होता है हिपैरिन, हिस्टैमिन, हिस्टैमिन। उसके बाद होता है सीरोटोनिन, सीरोटोनिन। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग एक बात ध्यान दिए रहिएगा कि किसी किसी किताब में हम यही बोल रहे हैं कि बेसोफिल का निर्माण लिखता है कि बेसोफिल हिपैरिन, हिस्टैमिन और सीरोटोनिन नामक पदार्थ का निर्माण करता है, और किसी किसी किताब में ये लिखा रहता है कि बेसोफिल के अंदर दोस्तों ये पाए जाते हैं पदार्थ। तो दोनों में ना आप लोग एकदम निश्चित एकदम याद किए रहिएगा। तो यहाँ पे हिपैरिन जो होता है, आप लोग लीवर जब पढ़े होंगे तो उसमें भी पढ़े होंगे कि जो लीवर जो होता है वह प्रतिजामन नामक पदार्थ है जिसको क्या कहते हैं, हिपैरिन कहते हैं, उसका निर्माण करता है। तो यहाँ पे हिपैरिन वही पदार्थ है दोस्तों। ये हिपैरिन करता क्या है, हमारे रुधिर का थक्का बनने से रोकता है। हिपैरिन क्या करता है, रुधिर का थक्का बनने से क्या करता है, रोकता है। इसीलिए हिपैरिन को क्या कहते हैं, प्रतिजामन पदार्थ कहते हैं। हिपैरिन को इसलिए क्या कहते हैं, प्रतिजामन पदार्थ कहते हैं। हिस्टैमिन की दोस्तों को जब बात किया जाए तो हिस्टैमिन जो होता है वह हमारे शरीर के अंदर खुजली दोस्तों पैदा करता है। हिस्टैमिन क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर दोस्तों खुजली पैदा करता है। और यही हिस्टैमिन जो होता है वह वैसोडाइलेटर का काम करता है। वैसोडाइलेटर उसको कहते हैं कि जो हमारे रुधिर वाहिनियां, सपोर्ट मान लीजिए कि हमारे रुधिर, कोई रुधिर वाहिनी है उसकी त्रिज्या 1 cm है, तो ये हिस्टैमिन उसके त्रिज्या को दोस्तों बढ़ा देगा। उसी को क्या कहते हैं, वैसोडाइलेटर कहते हैं। तो जो हिस्टैमिन होता है वो किसका काम करता है, वैसोडाइलेटर का काम करता है, जिससे हमारे रुधिर वाहिनियां में रुधिर अत्यधिक दबाव के साथ नहीं, कम दबाव के साथ दोस्तों उसमें क्या होती है, बहती है। तो ये हिस्टैमिन के कारण हुआ। सीरोटोनिन दोस्तों जो होता है वह न्यूरोट्रांसमीटर दोस्तों रसायन कहा जाता है। ये न्यूरॉन्स की सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान में दोस्तों जाने के लिए उत्तरदायी होता है। और यही सीरोटोनिन जो दोस्तों होता है ये हमारे माइंड फ्रेश के लिए भी बहुत आवश्यक पदार्थ होता है। तो इसके बारे में दोस्तों इतना ही आप लोग जानते रहिएगा। कार्य के दोस्तों बारे में अगर जो बात किया जाए तो यह जो बेसोफिल जो होते हैं यह शरीर के जलन में ना दोस्तों ये भागीदारी करते हैं, चाहे हिस्सा लेते हैं। यानी ये क्या करते हैं, यह शरीर के जलन में ना दोस्तों क्या करते हैं, हिस्सेदारी लेते हैं। शरीर के जलन जिसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं, तो यह शरीर के जलन में दोस्तों क्या करते हैं, भाग लेते हैं, भाग लेते हैं। तो इसका रिपीट कर लें दोस्तों। कार्यक्रम में WBC का जो लास्ट जो था वो था बेसोफिल। बेसोफिल की संख्या प्रति घन मिलीमीटर रुधिर में कितनी होती है, 35 से 150 होती है। उसके बाद केंद्रक का अगर देखा जाए तो जो बेसोफिल के अंदर जो केंद्रक पाया जाता है वो किसके आकार का होता है, यस के आकार का होता है। बेसोफिल का जो निर्माण कहा जाए, अच्छा बेसोफिल के अंदर कौन सा पदार्थ होता है, दोनों बात दोस्तों आप लोग याद किए रहिएगा। तो चाहे बेसोफिल के अंदर कौन सा पदार्थ पाया जाता है, चाहे बेसोफिल किस पदार्थ का निर्माण करता है, तो कौन, हिपैरिन। हिपैरिन क्या होता है, प्रतिजामन पदार्थ होता है। यह रुधिर का थक्का बनाने से ना दोस्तों क्या करता है, रोकता है। और इसी हिपैरिन पदार्थ का निर्माण कहां पे होता है दोस्तों, लीवर के अंदर भी होता है। हिस्टैमिन दोस्तों क्या करता है, हिस्टैमिन जब हमारे शरीर के अंदर हिस्टैमिन की मात्रा जब बढ़ती है तो खुजली पैदा होती है। दूसरी बात, ये हिस्टैमिन जो होता है वह वैसोडाइलेटर का काम करता है, जो हमारी रुधिर वाहिनियां होती है उनको फैलाने का काम करता है। उसके बाद दोस्तों जो सीरोटोनिन जो होता है वह न्यूरोट्रांसमीटर रसायन है।
यानी ये जो सीरोटोनिन है क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर रसायन है। ये नहीं, यह किसी सूचना को न्यूरॉन्स के एक कोशिका से दूसरे कोशिका में दोस्तों भेजने के लिए उत्तरदायी होता है। और ये सीरोटोनिन नामक जो पदार्थ है वो हमारे शरीर के अंदर डिस्टरबेंस हो जाए तो हम लोग का जो मूड फ्रेश जो रहता है वो मूड फ्रेश नहीं रह पाएगा, तो ये इसके कारण। उसके बाद बेसोफिल का कार्य अगर जो देखा जाए तो ये शरीर में ना किसमें दोस्तों भाग ले रहा है, इन्फ्लेमेशन यानी जलन में ना दोस्तों क्या करता है, जब हम लोग के शरीर के अंदर जब जलन होता है तो उसमें क्या करता है, भाग लेता है। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीन शॉट लीजिए, उसके बाद लेना मजनी पे हम लोग चलते हैं। उसके बाद दोस्तों कार्यका विहीन डब्ल्यूबीसी के अंतर्गत लिम्फोसाइट और मोनोसाइट है। तो सबसे पहले दोस्तों लिम्फोसाइट के बारे में हम जान जाएं तो यह रुधिर के प्रति घन मिलीमीटर आयतन में दोस्तों लिम्फोसाइट की जो संख्या जो होती है वह 1500 से 2500 प्रति घन मिलीमीटर आयतन में ना होती है। यानी कहा जाए कि प्रति घन मिलीमीटर रुधिर में लिम्फोसाइट की दोस्तों कितनी संख्या होती है, तो 1500 से 2500। केंद्रक की बात किया जाए तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, कार्यका विहीन डब्ल्यूबीसी के नाम, चाहे वो लिम्फोसाइट हो चाहे मोनोसाइट हो, इसके जो केंद्रक होते हैं वो गोलाकार होते हैं। कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं। इसीलिए कार्यका विहीन डब्ल्यूबीसी को मोनोन्यूक्लियर कहा जाता है। और फिर से यहाँ पे ना दोस्तों एक बार इसको रिपीट कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि जो लिम्फोसाइट होता है और मोनोसाइट जो होते हैं यानी किसके अंतर्गत आ रहे हैं, कार्यका विहीन डब्ल्यूबीसी के अंतर्गत आ रहे हैं। तो इसके जो केंद्रक जो होते हैं वो क्या होते हैं, गोलाकार होते हैं। और इसीलिए गोलाकार होने के कारण ही हम कार्यका विहीन डब्ल्यूबीसी को मोनोन्यूक्लियर डब्ल्यूबीसी भी कहते हैं। किसको, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट को। तो लिम्फोसाइट के केंद्र कैसे होंगे, गोलाकार होंगे। और जब गोलाकार होंगे तो इसके गोलाकार, इसीलिए लिम्फोसाइट को हम क्या कह सकते हैं, मोनोन्यूक्लियर कार्यका विहीन डब्ल्यूबीसी भी कहते हैं। उसके बाद कार्य के बारे में जो बात किया जाए तो इसके जो कार्य हैं वह प्रतिरक्षा तंत्र दोस्तों जो प्रदान करता है, यानी शरीर को क्या प्रदान करता है, प्रतिरक्षा प्रदान करता है। दूसरी बात, जो रोग उत्पन्न करने वाले जो जीव होते हैं उनको दोस्तों ये मारता है, निगलता नहीं है मोनोसाइट के और न्यूट्रोफिल की तरफ। लिम्फोसाइट रोग उत्पन्न करने वाले जो रोगाणु हैं, अच्छा जो विष पदार्थ हैं उनको दोस्तों ये नष्ट करता है। मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल के तरह निगलता नहीं है वो, यानी उसको क्या करता है, नष्ट करता है। यानी रोग उत्पन्न करने वाले जीव जिसको क्या कहते हैं, रोगाणु कहते हैं। तो लिम्फोसाइट जो होता है वह रोगाणुओं को क्या करता है, नष्ट करता है, नष्ट करता है। और जो रोगाणु और रोगाणुओं के द्वारा जो विष पदार्थ जो बनता है उससे उस विष पदार्थ को नष्ट करने के लिए और रोगाणुओं को मारने के लिए यही लिम्फोसाइट जो होता है वह एंटीबॉडी का निर्माण करता है। तो रोगाणुओं को मारने के लिए और विष पदार्थ को नष्ट करने के लिए दोस्तों जो लिम्फोसाइट होता है वो किसका निर्माण करता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, एंटीबॉडी। बॉडी के यहां तक लिखिएगा, एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। तो लिम्फोसाइट के दोस्तों थोड़ा सा रिवीजन कर लें। लिम्फोसाइट की मात्रा प्रति घन मिलीमीटर रुधिर में कितनी होती है, 1500 से 2500। लिम्फोसाइट के केंद्रक की बात किया जाए तो केंद्रक कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं। उसके बाद कार्य को लिम्फोसाइट का देखा जाए तो क्या है, प्रतिरक्षा तंत्र प्रदान करना, जो रोग उत्पन्न करने वाले जो जीव हैं जिसको रोगाणु कहते हैं उसको नष्ट करना। और ये रोगाणु से ना जो एंटीजन जो बन रहा है जिससे हम हमारे शरीर के अंदर बीमारी होता है उस एंटीजन से लड़ने के लिए, विष पदार्थ से लड़ने के लिए किसका निर्माण करना, एंटीबॉडी का निर्माण करना, एंटीबॉडी का निर्माण करना। ये किसका काम है, यह लिम्फोसाइट का काम है। इसका भी दोस्तों फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। तो लैला तो हो गई, अब एक मजनी बाकी है।
लास्ट दोस्तों क्या है, मोनोसाइट यानी यम मजनू। तो इनकी जो संख्या होती है वो प्रति घन मिलीमीटर में कितनी होती है, 200 से 700 प्रति घन मिलीमीटर आयतन में होती है। केंद्रक की दोस्तों बात किया जाए, इसके भी केंद्रक कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं। और जब गोलाकार होंगे तो मोनोसाइट को भी दोस्तों क्या कहा जा सकता है, मोनोसाइट को भी मोनोन्यूक्लियर WBC कहा जा सकता है। कार्य के बारे में दोस्तों बात किया जाए तो हमने पहले ही लिखवाया था, ये क्या करते हैं, भक्षक और क्रिया करते हैं, भक्षक और क्रिया, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस। और दोस्तों यदि मोनोसाइट जो होते हैं वह भक्षक और क्रिया द्वारा जो रोग उत्पन्न करने वाले जो जीव होते हैं उसको निगल जाते हैं। और दोस्तों यही मोनोसाइट ऊतक द्रव्य में जा करके और यही मोनोसाइट मैक्रोफेजेज में बदल जाते हैं। और जो माइक्रोफेजेज जो होते हैं दोस्तों वह रोग उत्पन्न करने वाले जीवों को मारने का कार्य करते हैं। यानी मोनोसाइट की दोस्तों संख्या अगर देखी जाए प्रति घन मिलीमीटर आयतन में कितना है, 200 से 700। केंद्रक मोनोसाइट का देखा जाए तो कैसा है, गोलाकार है। और जब गोलाकार केंद्रक है इसीलिए मोनोसाइट को भी दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, मोनोन्यूक्लियर कर सकते हैं। कार्य मोनोसाइट का देखा जाएगा तो कौन सा कार्य है, भक्षक और क्रिया। यानी यह रोग उत्पन्न करने वाले जीव अच्छा जो विष पदार्थ जो है उसको दोस्तों ये क्या करता है, भक्षक और क्रिया के द्वारा दोस्तों निकल जाता है, यानी अपने कोशिका के अंदर ले लेता है। और यही मोनोसाइट जो होते हैं यह ऊतक द्रव्य में दोस्तों जा करके और किसमें बदल जाते हैं, ये मोनोसाइट माइक्रोफेजेज किसमें बदलते हैं, माइक्रोफेजेज में बदल जाते हैं। और माइक्रोफेजेज में बदल करके जो ऊतक द्रव्य में जो रोग उत्पन्न करने वाले जो जीव हैं अच्छा जो विष पदार्थ हैं उसको दोस्तों क्या करते हैं, उसको नष्ट करते हैं, यानी भक्षक और क्रिया करते हैं, यानी अपने शरीर के अंदर दोस्तों उसको निकल जाते हैं और हमारे शरीर को दोस्तों क्या प्रदान करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ये मोनोसाइट था। उसके बाद लास्ट दोस्तों जो टॉपिक है वो क्या है, रुधिर प्लेटलेट। तो इसका भी दोस्तों फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। लास्ट दो जो दोस्तों रुधिर कणिका जो होती है उसको प्लेटलेट्स या क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट के जो मात्रा देखा जाए प्रति घन मिलीमीटर आयतन में तो यह होता है 1.5 लाख से 3.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर आयतन। यानी प्लेटलेट्स जिसको क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, इसका प्रति घन मिलीमीटर रुधिर का लीजिए चाहे आयतन में कितनी इसकी मात्रा होती है, 1.5 लाख से 3.5 लाख। उसके बाद दोस्तों प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट का निर्माण और कोई कहे कि कौन करता है, एक विशेष प्रकार का दोस्तों कोशिका होती है जिसको कहते हैं मेगाकैरियोसाइट। और दोस्तों यही जो मेगाकैरियोसाइट जो होती है वो प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट का निर्माण करती है। और यहाँ पे देखा जाए तो ये वास्तव में दोस्तों निर्माण नहीं करती है, यही मेगाकैरियोसाइट जो होती है ना वो छोटे छोटे असंख्य अणुओं में दोस्तों टूट जाती है और उसी को दोस्तों क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। कार्य दोस्तों पूछा जाए तो प्लेटलेट्स करता क्या है, रुधिर का थक्का बनाता है और रुधिर का थक्का बना करके रुधिर को शरीर से ना बाहर निकलने से ना दोस्तों क्या करता है, रोकता है। यानी प्लेटलेट्स का कार्य दोस्तों क्या है, रुधिर का थक्का बना करके रुधिर को हमारे शरीर से ना बाहर निकलने से रोकना होता है। और जस्ट दोस्तों यही एक प्रोसेस मतलब होता है हीमोस्टैसिस। कोई पूछे कि हीमोस्टैटिस किसको कहते हैं, कौन, हीमोस्टैटिस। तो रुधिर का थक्का बना करके रुधिर स्राव को रोकने की जो प्रक्रिया होती है उसी को दोस्तों क्या कहते हैं, हीमोस्टैटिस कहते हैं। तो एक बार इसका रिवीजन कर लें। प्लेटलेट्स उसको क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट। यह प्रति घन मिलीमीटर आयतन में दोस्तों इसकी संख्या कितनी होती है, 1.5 लाख से कितनी होती है, 3.5 लाख। उसके बाद प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट का निर्माण अगर जो कोई पूछे कि कौन करता है तो कौन करता है, मेगाकैरियोसाइट दोस्तों करता है। यानी मेगाकैरियोसाइट दोस्तों छोटे छोटे असंख्य अणुओं में टूट जाता है और उसी को दोस्तों क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स कहते हैं। कार्य पूछा जाए प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट का क्या करता है, रुधिर का थक्का दोस्तों बना करके और रुधिर को बाहर निकलने से ना, और किससे के बाहर, रुधिर वाहिनियों के बाहर निकलने से दोस्तों क्या करता है, रोकता है। उसके बाद हीमोस्टैटिस किसको कहते हैं,
तो रुधिर का थक्का बना करके रुधिर स्राव को रोकने की प्रक्रिया को दोस्तों क्या कहते हैं? हीमोस्टेटिस कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में दे सकता है। हीमोस्टेटिस, रुधिर का थक्का बना करके रुधिर स्राव को रोकने की प्रक्रिया को दोस्तों क्या कहते हैं? हीमोस्टेटिस कहते हैं। तो दोस्तों आज के टॉपिक में ना जो था वो समाप्त हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक जो होगा वह रुधिर वर्ग और एंटीजन से संबंधित होगा। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।